एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सोशल साइंस में ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है जलवायु, और आज हम करेंगे जलवायु का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, आज जो है आपकी क्लास 9 की एसएसटी में ज्योग्राफी का जो अपना चैप्टर है जलवायु यानी कि क्लाइमेट, आज उसका मैं आपको वन शॉट रिवीजन कराने वाली हूँ। तो फटाफट से आज के सेशन को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक कर दीजिए और फटाफट से आज के सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जलवायु का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के सेशन में परिचय की। जलवायु में हमें कौन कौन सी नई बातें सीखनी है, कौन कौन से नए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमें कवर करने हैं, उनके बारे में एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। तो परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायवीय नियंत्रण की। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उनमें से मुख्य हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन। ये सारे कारक कुछ ऐसे कारक हैं, ऐसे तत्व हैं या ऐसे एलिमेंट हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऋतुओं के बारे में। भारत में कौन कौन सी ऋतुएं कब कब होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शीत ऋतु के बारे में, उसके बाद जानेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, और उसके बाद जानेंगे हम वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे मानसून की वापसी किस तरीके से होती है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन का अपन को पता है, लेकिन मानसून लौटता कैसे है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मानसून की वापसी या मानसून का लौटना या मानसून का निवर्तन किसे कहा जाता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जलवायु नियंत्रण की, उसके बाद बात करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, और उसके बाद बात करेंगे भारत की ऋतुओं की, जैसे कि शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। चलते हैं आगे। वर्षा का वितरण, उसके बाद हम जानेंगे वर्षा का वितरण कहां कहां किस तरीके से होता है, और उसके बाद मानसून एकता का परिचायक है, किस तरीके से मानसून एकता का परिचायक है उसके बारे में जानेंगे। ये रहा आज के अपने जलवायु के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इस परिचय में हमने जाना कि हमें जलवायु से संबंधित कौन कौन सी बातें इस चैप्टर में आज हमें सीखनी है। तो जल्दी से फटाफट से एक बार फिर से आप सभी लाइक कर दें और शेयर कर दें और बता दें अपने साथ में पढ़ने वाले सारे दोस्तों को, सारे स्टूडेंट्स को कि क्लास 9th में एसएसटी में ज्योग्राफी का जो है अपना जलवायु यानी कि क्लाइमेट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन आ चुका है। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपन। परिचय की बात करें, जलवायु के परिचय की बात करें तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, यहाँ पे एक नियत समय अवधि दी हुई है, यानी कि 30 वर्ष या उससे अधिक लंबी समय अवधि का क्या अपन को दिया है, कितना टाइम दिया है, 30 वर्ष या उससे अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। जलवायु की क्या परिभाषा दी गई है, यहाँ पे जलवायु का परिचय अपन अपनी पहली स्लाइड्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जलवायु की परिभाषा दी गई है, और क्या परिभाषा दी गई है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि यानी कि 30 वर्ष या इससे अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या है, जलवायु है। जलवायु की परिभाषा क्लियर हो गई कि एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग, यानी कि एक लंबी समय अवधि में एक क्षेत्र में कितने समय तक किस तरीके का मौसम यानी कि एक से तरीके का मौसम बना रहता है। अगर किसी क्षेत्र में एक लंबी समय अवधि तक एक ही प्रकार का मौसम बना रहता है, एक ही प्रकार की जलवायु बनी रहती है, तो वो परिस्थिति, वो अवस्था वहां की जलवायु के नाम से जानी जाती है। उसके बाद देखें, मौसम एक विशेष
मौसम एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या बताता है? एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है कि एक विशेष क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था उस समय क्या है, वो क्या बताएगा? मौसम। उसके बाद देखें मौसम तथा जलवायु के तत्व, मौसम तथा जलवायु के तत्वों के बारे में बात करें तो मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। क्या क्या बातें कही गई हैं मौसम और जलवायु के तत्वों के बारे में? जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। उसके बाद देखें भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा गया है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया है। उसके बाद देखें एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु की बात हो रही है। भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। भारत की जलवायु को क्या बताया गया है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है और एशिया में इस प्रकार की जलवायु यानी कि एशिया में मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ये हो गया एशिया महाद्वीप का दक्षिण और ये हो गया भाई पूरब और ये हो गया अपना दक्षिण पूरब। तो एशिया महाद्वीप में मानसूनी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भागों में। ये हो गया अपना बेसिक सा परिचय जलवायु के बारे में। इसमें आगे देखें जलवायु नियंत्रण के बारे में देखें। जलवायु नियंत्रण क्या होता है? तो इसमें देखें किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या हैं? जैसे कि अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। जलवायु नियंत्रण की बात हो रही है कि जलवायु को नियंत्रण करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जिनमें पहला कारक दिया है अक्षांश यानी कि उस क्षेत्र विशेष के अक्षांश की स्थिति क्या है, वो क्षेत्र विशेष किस अक्षांश में स्थित है। तो वो अक्षांश जिस क्षेत्र विशेष में यानी कि जिस अक्षांश में वो क्षेत्र विशेष स्थित होगा वो अक्षांश वहां की जलवायु को निर्धारित करेगा। तुंगता यानी कि ऊंचाई, उस स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। उसके बाद वायुदाब, उस क्षेत्र में वायुदाब किस तरीके का है, पवन तंत्र किस तरीके का है, किस तरीके की हवाएं वहां पे चलती हैं। समुद्र से दूरी, उस क्षेत्र विशेष की समुद्र से दूरी कितनी है। महासागरीय धाराएं, क्या उस क्षेत्र विशेष में महासागरीय धाराओं का प्रभाव होता है। क्या उस क्षेत्र में महासागरीय धाराओं में से ठंडी महासागरीय धारा या गर्म महासागरीय जलधारा का प्रवाह होता है। अगर होता है तो उस हिसाब से महासागरीय धाराओं के हिसाब से वहाँ की जलवायु परिवर्तित होगी। उसके बाद उच्चावच लक्षण, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं, जैसे कि अक्षांश, तुंगता यानी कि ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये सारी बातें हो गई अपनी जलवायु नियंत्रण की, या जलवायु को नियंत्रण करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। अब देखें जलवायु नियंत्रण में सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशों की, कि अक्षांश किस तरीके से जलवायु को नियंत्रित करते हैं या जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश की बात करें तो पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार गोल है। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण यानी कि इसकी गोल आकृति के कारण इसे प्राप्त यानी कि पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा जो है अलग अलग अक्षांशों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हो गई अपनी गोल पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये अपना है भाई उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये अपनी पूरी यहाँ से यहाँ तक की विषुवत रेखा है। लेकिन अब जैसे कि मान लो सूरज यहाँ पर है, ठीक है, सूरज जो है यहाँ पर है। अब अक्षांश, पृथ्वी गोल है, यहाँ से आपको गोलाई नजर आ रही है, और ये रहे अपने अक्षांश,
ये सारे क्या हैं, अक्षांश आड़ी रेखाएं जो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, इसी वजह से सूर्य की किरणें जो है, सौर ऊर्जा जो है, यहाँ पे आप देखें तो अलग अलग भाग पर अलग अलग सौर किरणें पड़ेंगी, यानी कि एक समान सौर किरणें या एक समान सूर्य का प्रकाश या एक समान सौर ऊर्जा जो है हर एक क्षेत्र पर नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग सूर्य की किरणें पड़ेंगी। एक समान ताप या एक समान ऊर्जा किसी भी अक्षांश तक नहीं पहुंचेगी। जब एक समान तापमान पृथ्वी के हर कोने पर नहीं रहेगा, पृथ्वी के हर भाग पर, हर क्षेत्र पर, हर पॉइंट पर नहीं रहेगा, तो जलवायवीय भिन्नता तो हमें नजर आएगी ही। क्लियर हुई बात कि पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार जो है अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतया घटता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तापमान जो है, यह है अपना विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, तो तापमान जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ, चाहे ऊपर की तरफ जाए उत्तरी ध्रुव की तरफ, चाहे नीचे के ध्रुवों की तरफ जाए, तापमान जो है क्या होगा, घटता रहेगा। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है और इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जो है लगातार घटता जाता है। तो ये हो गई भाई अक्षांशों की बात कि अक्षांश किस तरीके से जलवायु को नियंत्रित करने में या जलवायु को प्रभावित करने में सहायक होता है। अब देखें आगे, ऊंचाई की बात करें तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, ये हो गई अपनी पृथ्वी की सतह, ये हो गई अपनी पृथ्वी की सतह, और कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाता है, ठीक है, तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाने लगते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। अब यहाँ पे आप देखें तो निरंतर हाइट बढ़ रही है, यानी कि ऊंचाई बढ़ रही है, ठीक है, और तापमान जो है जिस तरीके से हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाता है, ये हो गई अपनी पृथ्वी की सतह, और ये हो गया अपना, इधर क्या है भाई, इधर पूरे में है वायुमंडल। तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान जो है घट जाता है। इसलिए पहाड़ियां गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं। पहाड़ कैसे होते हैं भाई, ऊंचाई पर स्थित होते हैं, पहाड़ चढ़ते जाओ ऊंचाई बढ़ती जाएगी और तापमान जो है कम होता जाएगा। तो पहाड़ों पे इसी वजह से गर्मी के मौसम में भी ठंडी ही होती है। तो ये हो गया अपना ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करने में सहायक होता है। उसके बाद चलते हैं आगे, वायुदाब एवं पवन तंत्र। जलवायु को प्रभावित करने वाला अगला कारक है वायुदाब एवं पवन तंत्र, इसको भी जान लेते हैं। तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। वायुदाब एवं पवन तंत्र के बारे में क्या बात कही गई है कि किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। कैसे भाई, जिस तरीके से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायुदाब भी कम होता जाता है। जिस तरीके से पिछली स्लाइड में हमने क्या सीखा था कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता जाता है, ठीक उसी तरीके से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब भी कम होने लगता है और इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। कौन? वायुदाब एवं पवन तंत्र तापमान और किसको? वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग अक्षांशों के अनुसार वर्षा का वितरण अलग अलग होगा, यानी कि वर्षा की मात्रा अलग अलग होगी। क्लियर हुई बात कि किस तरीके से वायुदाब एवं पवन तंत्र भी जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखें समुद्र से दूरी की, अब हम बात करें समुद्र से दूरी, तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। क्या बात कही गई है
कि समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, एक सा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी यह प्रभाव कम होता जाएगा। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी ये प्रभाव कम होता जाता है और लोग विषम अवस्थाओं को महसूस करने लगते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को? महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। जैसे कि गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महाद्वीपीय अवस्था क्या कहलाता है? महाद्वीपीय अवस्था में गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो समुद्र से दूरी की बात अपन कर रहे थे कि समुद्र से दूरी किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है। तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव जो है कम होता जाता है और लोग विषम अवस्थाओं को महसूस करने लगते हैं। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय अवस्था। यानी कि इन क्षेत्रों में गर्मी का जब मौसम आएगा तो गर्मी में अत्यधिक गर्मी होगी और जब ठंड का मौसम आएगा तो ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड होगी। ये बात हो गई अपनी समुद्र से दूरी की। अब देखें महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं का किस पर, जलवायु पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है इसको भी अपन जान लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ, ठीक है, कहाँ से? ये है अपना महासागर, समुद्र से तट की ओर। समुद्र से तट की ओर, मान लो कि ये इसका है तट, तो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब समुद्र से तट की तरफ जो हवाएं जाएंगी तो वो हवाएं जो है तट की जलवायु, यहाँ पर जिस भी तरीके की जलवायु पाई जाती हो तट पे यानी कि किनारों पे, ठीक है, तो उसको प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधारा बहती है, यानी कि कहीं कहीं गर्म जलधाराएं बहती हैं, कहीं कहीं ठंडी जलधाराएं बहती हैं। तो कोई भी तटीय क्षेत्र जहां पर गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा, और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो समुद्र में उस एरिया में गर्म जलधारा बह रही हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि गर्म जलधारा है, मान लो कि यहाँ पे गर्म जलधारा है। अब हवाएं चली समुद्र से तट की ओर, तो भाई हवाएं जो है गर्म जलधारा से होके आ रही हैं, यानी कि हवाएं गर्म रहेंगी। हवाएं गर्म रहेंगी तो तट की ओर भी हवाएं किस तरीके की जाएंगी? गर्म ही जाएंगी। तो तट के आसपास का जितना भी इलाका है वहां पे क्या होगा भाई? वहां पे गर्मी होगी, ठीक है। और अगर मान लो कि ठंडी जलधारा हो रही है, मान लो कि यहाँ पे ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा बह रही है, और तो तट से जब समुद्र से जब तट की ओर हवाएं चलेंगी तो किस तरीके की हवाएं चलेंगी? ठंडी हवाएं चलेंगी। यानी कि जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो यहाँ पे कैसा मौसम हो जाएगा भाई? ठंडा मौसम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई बात कि किस तरीके से महासागरीय धाराएं जलवायु नियंत्रण में सहायक होती हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूं, तो महासागरीय धाराएं जो हैं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। किस तरीके से? मान लो कि महासागर में ठंडी जलधारा बह रही है, तो ठंडी जलधारा बह रही है तो जब समुद्र से तट की ओर हवा चलेगी तो ठंडी हवा चलेगी, यानी कि तटीय मौसम को, तट के आसपास के इलाकों को ठंडा कर देगी। अगर गर्म जलधारा बह रही है तो जब समुद्र से तट की ओर हवा चलेगी तो गर्म हवा चलेगी, यानी कि आसपास के मौसम को वो गर्म कर देगी। क्लियर हो गई बात? चलते हैं अब आगे। उच्चावच लक्षण जलवायु नियंत्रण में किस तरीके से सहायक होता है इसको भी जान लेते हैं। उच्चावच लक्षण किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरीके से होती है? ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। ऊंचे पर्वत जो होते हैं ठंडी अथवा गर्म वायु को जो है अवरोधित कर देते हैं। जैसे कि ये है ऊंचा पर्वत है, यहां से मान लो कि गर्म हवा आ रही है, यहां से मान लो कि गर्म हवा आ रही है,
बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना है सभी को और ध्यान से समझना है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है आप तुरंत मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस प्रकार से होती है? ऊंचे पर्वत जो है ठंडी अथवा गर्म जलवायु को, गर्म वायु को क्या कर देते हैं? अवरोधित कर देते हैं। यहाँ से मान लो गर्म हवा आ रही है, अब पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है तो वो हवा जो है इस पार नहीं जा पाएगी। पहाड़ जो है, पर्वत जो है, वो यहीं पर उन हवाओं को रोक देगा। यदि उनकी ऊंचाई इतनी ही कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी है कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को भी रोकने में सक्षम हो तो वो उस इलाके में, जैसे कि मान लो इसी क्षेत्र में गर्म हवाएं की जगह है वर्षा युक्त पवनें आ रही हो, ठीक है, वर्षा युक्त पवनें या वर्षा युक्त हवा आ रही हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर वर्षा युक्त हवा आ रही है और पहाड़ की ऊंचाई अधिक है कि वर्षा युक्त पवनों को भी वे रोकने में सक्षम है, तो इसी इलाके में क्या हो जाएगी भाई? इसी इलाके में जो है बारिश हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद देखें, पर्वतों के पवना विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पवना विमुख ढाल यानी कि वे ढाल, जैसे कि ये वाला ढाल है, ठीक है, ये वाला जो ढाल है पर्वत का, ये वाला जो ढाल है, अब पर्वत ने, पहाड़ ने इसी तरफ हवाओं को रोक के रखा है, ठीक है, और इसी तरफ वर्षा करा ली। गर्म हवा, ठंडी हवा, वर्षा युक्त पवने, किसी भी तरीके की पवने आ रही हों और अगर पहाड़ उसको रोकने में सक्षम है, पर्वत इतना ऊंचा है कि वहीं वो हवाएं रुक जाएंगी और वहीं पे वर्षा कराएंगी, तो इसका जो अपोजिट वाला एरिया है, दूसरी तरफ का एरिया है पर्वत का, वहां तक पवनें पहुंच नहीं पाएंगी तो वर्षा नहीं हो पाएगी। तो ये जो पर्वतों के पवना विमुख ढाल हैं, जिनका मुख पवन की तरफ नहीं है, वो क्या होंगे भाई? अपेक्षाकृत सूखे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पवनों को रोक दिया गया है, पर्वत के एक तरफ, दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाई, तो ये क्षेत्र कैसे रहेंगे भाई? ये क्षेत्र रहेंगे, सूखे क्षेत्र रहेंगे। क्लियर हो गई बात कि उच्चावच लक्षण किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखें, अक्षांश की बात करें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो कर्कवृत्त के बारे में हम सभी जानते हैं, ठीक है। यह है भारत का नक्शा, यह है अपनी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश या 23.5 अक्षांश कर्क रेखा, ये रही अपनी। इधर से लेके इधर तक आप देखें, गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ पर भारत के मिजोरम तक, पूर्वी छोर तक, यानी कि पश्चिम से लेके पूरब तक कर्कवृत्त देश के मध्य भाग में एकदम बीचों बीच है। देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर, ये है अपना पश्चिम और ये रहा अपना गुजरात, तो कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। ये देखें, पूर्व में मिजोरम से होकर गुजर रही है, ठीक है। ये है अपना पूर्वी इलाका और देश का लगभग आधा भाग जो है, देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। बिल्कुल है, ये देखें, ये रही अपना कर्कवृत्त या कर्क रेखा और देश का अधिकतम, देश का जो आधा भाग है, आधा भाग ऊपर है, आधा भाग नीचे है, तो कर्कवृत्त के नीचे देश का आधा भाग है जो दक्षिण की तरफ स्थित है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? इतना जो क्षेत्र नजर आ रहा है आपको, वो किस तरीके का है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब देखें, भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। भारत की जलवायु में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं जो हैं उपलब्ध हैं। तो ये बात हो गई अक्षांश की, और अक्षांश में कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिम में भारत के कच्छ से लेके, गुजरात के कच्छ से लेके कहाँ तक जा रही? भारत के पूर्वी राज्य मिजोरम से होकर जा रही है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखें कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। पहला देखें आप गुजरात,
ठीक है, ये रहा अपना सबसे पश्चिम में गुजरात, उसके बाद देखें राजस्थान, ठीक है, उसके बाद देखें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी एकदम बीचों बीच से जा रही है देखें, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद 8वां राज्य जो है मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से हैं? पश्चिम से लेकर पूर्व तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर हो गई बात? ना हुई हो एक बार फिर से मैप देख लें। और आज फिर से मैं आप सभी को बोलती हूँ कि भाई भारत का नक्शा चिपका लेना है अपनी दीवार पे और उसको बार 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 देखना है, चलते फिरते कभी ना कभी आपकी नज़र उस पर पड़ती रहेगी, तो उसको देखते रहना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी उससे। चलिए अब देखें ऊंचाई की अब हम बात करें, ऊंचाई की अब हम बात करें तो ऊंचाई भारत के उत्तर में हिमालय है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या किया था? बेसिक चीजें जानी थी कि अक्षांश किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके बाद ऊंचाई किस तरीके से प्रभावित करती है, ठीक है। अब हम और उच्चावच किस तरीके से प्रभावित करता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि भारत में ये सब चीजें किस तरीके से मौजूद हैं और किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित कर रही हैं। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। भारत के उत्तरी राज्य जो हैं, उत्तरी राज्य जो हैं वो यहाँ से इस तरीके से होकर गुजरते हैं। तो भारत के जितने भी उत्तरी राज्य हैं, जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी उत्तरी राज्य हैं, उनमें कहाँ है? हिमालय पर्वत है। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें, एक एवरेज हाइट की बात करें। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, ठीक है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है, जो यहाँ से यहाँ तक का भारत का तटीय क्षेत्र है, वो भी विशाल है, ठीक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बटा हुआ है। जहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी है तटीय क्षेत्र में? जहाँ अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। और हिमालय, हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोक देता है। हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को जो है, हिमालय पर्वत पूरे इतने भाग में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ उत्तर से लेके यहाँ पे आप देखें तो नीचे पूरब की तरफ मुड़कर पूरे में फैला हुआ है। तो हिमालय क्या करता है? हिमालय पर्वत, अब ऊंचाई की बात हो रही है, ठीक है। और अपने पास ऊंचाई के रूप में क्या है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत किस तरीके से ऊंचाई के रूप में भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? तो हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। और अगर हिमालय पर्वत नहीं होता और वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं नहीं रुकती तो भारत में भी बेहिसाब ठंड पड़ती। क्लियर हो गई बात? किस तरीके से ऊंचाई जो है भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। और ऊंचाई के रूप में हमारे पास हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, ठीक है। तो भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत जो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, यानी कि औसत ऊंचाई की बात करें। और भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई कितनी है? लगभग 30 मीटर है। तो हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोक देता है और भारत में उस तरीके की ठंड नहीं पड़ पाती है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं अब आगे। अब देखें वायुदाब एवं पवन, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में अगला कारक है वायुदाब एवं पवन। तो भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। भारत में जलवायु तथा जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं जितनी भी हैं वो इन सभी वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। पहली बात कही गई है वायुदाब एवं धरातलीय पवन है। वायुदाब कितना है, कैसा है? ऊंचाई के साथ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वायुदाब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और घटता जाता है। धरातलीय पवन, धरातल पर चलने वाली पवनों का स्वरूप कैसा है? ऊपरी वायु परिसंचरण किस तरीके का है? और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या स्वरूप हमें देखने को मिलता है? इस तरीके से भारत में वायुदाब एवं पवनों के द्वारा जलवायु परिवर्तन होता है। अब देखें आगे,
निम्न दाब और उच्च दाब की बात करें, वायु दाब की बात हो रही है, तो अब बात करेंगे हम निम्न दाब और उच्च दाब की। तो शीत ऋतु की बात करें सबसे पहले, तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। शीत ऋतु में क्या होता है, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय पर्वत का जो ऊपर का उत्तरी भाग है, तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हवाएं जो हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती हैं। अब उच्च दाब कहाँ पे है, शीत ऋतु में भारत में उच्च दाब किस क्षेत्र में है, तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। और निम्न दाब कहाँ है, निम्न दाब दक्षिण में निम्न दाब है। दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर ये हिमालय के उत्तर की जो हिमालय के उत्तर में जो उच्च दाब है, यानी कि हिमालय के उत्तर से उच्च दाब के परिणाम स्वरूप पवनें आती हैं कहाँ पे, दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहने के लिए, क्योंकि हवाएं किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर चलती हैं, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं, हिमालय क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं जो हैं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत में, आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर जो है निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन शीत ऋतु में वहीं हिमालयी क्षेत्र में उच्च दाब उत्पन्न होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखें, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, वायु जो है दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, भाई दक्षिण में जो हिंद महासागर स्थित है, तो वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से, ये भाई उच्च दाब वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया उच्च दाब वाला क्षेत्र। तो वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के, ये हो गया अपना हिंद महासागर का क्षेत्र, तो उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हुई, ठीक है, ये है अपनी दक्षिण पूर्वी दिशा, ये हो गई अपनी दक्षिण, और उसके बाद ये हो गई अपनी पूर्वी दिशा, पूर्व दिशा। तो ये जो अपनी दक्षिण पूर्वी दिशा है, ठीक है, कौन सी, ये वाली दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, अपनी दक्षिण पूर्वी दिशा हो जाएगी। तो अब हवा क्या है भाई, दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए, यानी कि यहां से बहते हुए उच्च दाब के फलस्वरूप, ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार करके, विषुवत वृत्त को भी पार करके, विषुवत वृत्त को पार करके दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर जो है बहने लगती है। ठीक है, उसके बाद इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। विषुवत वृत्त को पार करी किसने, हवा को, विषुवत वृत्त को पार किया और दाहिनी ओर मुड़ गई, अपने दाहिनी ओर मुड़ करके भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है और फिर इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये हो गई अपनी पश्चिम दिशा, ये हो गई अपनी पश्चिम दिशा, और ये हो गई अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी अपनी कौन सी, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और ये पवनें कोष्ण महासागर, कोष्ण यानी कि गर्म, ठीक है, कोष्ण यानी कि गर्म, तो ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं, वहां से नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस तरीके से भारत में वर्षा होती है। क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट। अब देखें आगे, ऊपरी वायु परिसंचरण की बात करें, ऊपरी वायु परिसंचरण की बात करें तो इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण जो है पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण जो है पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक कौन सा है भाई, जेट धाराएं, जेट धाराएं, पश्चिमी विक्षोभ। इस प्रदेश में जो है
ऊपरी वायु परिसंचरण जो है पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक क्या है, जेट धाराएं हैं। और जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। जेट धाराएं कहाँ स्थित होती हैं, 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। ये हो गया अपना विषुवत वृत्त। कितना होता है, ये 0 होता है, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है। और जेट धाराएं कहां से कहां तक, 27 से 30, मान लो कि ये, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जो है जेट धाराएं बहेंगी, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी जेट धाराएं। हाँ, तो जेट धाराएं 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। और भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु बस को छोड़ के, गर्मी के दिनों बस को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में ही प्रवाहित होती रहती हैं। उसके बाद देखें, एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है प्रवाहित होती है। एक पूर्वी जेट धारा है जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वह गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर, ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय भारत, इसके ऊपर प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री, कितना, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो है प्रवाहित होती है। ये हो गया भाई ऊपरी वायु का परिसंचरण हो गया। अब देखें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अब हम देख रहे हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो देखें पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात आते हैं। किस भाग में, देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में। ये हो गया अपना उत्तर और ये हो गया अपना पश्चिम। तो किस भाग में आएंगे, एक ये वाले भाग में, उत्तरी भाग में, और उत्तर पश्चिमी भाग में। किसके कारण, पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में जो है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही, गर्मी के दिनों की बात हो रही है, तो गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा जो है वो कहाँ चली जाएगी, हिमालय के उत्तरी भाग में जो है चली जाएगी। अब देखें भारतीय मानसून की, अब हम बात करें भारतीय मानसून, तो भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है, बिल्कुल है। अरब क्षेत्र के लोग, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया था। आपसे सवाल पूछा जाता है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, या मानसून किस भाषा का शब्द है, तो वो है अरबी भाषा। क्योंकि अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को, यानी कि मानसूनी पवनों जब चलती हैं तो इस पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को, यानी कि मौसम में परिवर्तन को, मौसमी उत्क्रमण यानी कि मौसम में परिवर्तन को क्या नाम दिया था, मानसून नाम दिया था। क्लियर हो गई बात। अब देखें अगला पॉइंट देखें, तो मानसून का आगमन और मानसून का प्रभाव। जब मानसून का आगमन होगा तभी मानसून का प्रभाव होगा। तो मानसून का प्रभाव जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है।
मानसून का आगमन, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग कितना रहता है, कहां कहां रहता है? 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में रहता है। यह बात हो गई अपनी भारतीय मानसून की स्थिति की। अब देखें, मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। कौन कौन से तथ्य जो है मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है? पहला है स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण। क्या क्या बात कही गई है? दो बातें कही गई हैं। स्थल तथा जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण, यानी कि कब स्थल गर्म होता है, कब ठंडा होता है, कब जल भाग ठंडा होता है, कब जल भाग गर्म होता है। तो इस प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यानी कि स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण, यानी कि जब एक भाग गर्म होगा तब दूसरा भाग ठंडा होगा। जैसे कि मान लो स्थल भाग गर्म है तो जल भाग उस समय ठंडा होगा, ठीक है, और जल भाग अगर गर्म है तो उस समय स्थल भाग जो है ठंडा होगा, ठीक है। तो स्थल तथा जल के गर्म होने और ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जबकि समुद्र एवं इसके आसपास, जैसे कि मान लो स्थल भाग पर निम्न दाब कब उत्पन्न होगा? जब स्थल भाग गर्म होगा। ये अपना है मान लो स्थल भाग, ठीक है, इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। ये है अपना समुद्री भाग, ये है अपना समुद्री भाग, और ये है अपना स्थल भाग। ठीक है, तो भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है स्थल भाग पर, क्योंकि ये गर्म है, ठीक है, और ये ठंडा है। तो यहां कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। और समुद्री भाग में जो है कौन सा है? उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडा होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र, और जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर जो है उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, और यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी बातें हो गई अपनी किसके बारे में? मानसून की प्रक्रिया को समझने के बारे में, कि किस तरीके से भारत में मानसून की प्रक्रिया होती है। उसके बाद देखें, हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर, कितने में? 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है, और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र होता है, और इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। उसके बाद देखें, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। मान लो कि ये है अपना तिब्बत का पठार, ठीक है, ये अपना क्या है? तिब्बत का पठार है। ये है अपना तिब्बत का पठार। तो ग्रीष्म ऋतु में ये भाग कैसा हो गया? बहुत अधिक गर्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से, ये हो गया मान लो कि समुद्र तल, ये क्या हो गया अपना? समुद्र तल हो गया, ठीक है। तो
समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं, ठीक है, तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं जो हैं एवं उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ये गर्म भाग है, गर्म भाग है यानी कि यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है। गर्म भाग है यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र है, और ये भाई ठंडा है, तो यहाँ पे क्या है? अभी उच्च दाब का क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं वायु धाराएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। अब गर्मी के दिनों में तिब्बत का पठार गर्म है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र स्थित है, और समुद्री भाग ठंडा है, तो समुद्री भाग से, समुद्री तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च वायु दाब का जो है निर्माण होता है। अब देखें, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर की बात करें, ग्रीष्म ऋतु की बात हो रही है, और उसमें पहले भाग यानी कि हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का, हिमालय में जो है उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर यानी कि जो नीचे का भाग है, प्रायद्वीपी भाग है, जो एक तरफ स्थल से और 3 तरफ समुद्र से घिरा है, तो उस भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर जो है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रवाह जो है होता है। क्लियर हो गई बात? अब देखें आगे। अब देखें दक्षिणी दोलन की, अब हम बात करें दक्षिणी दोलन की बात करें, तो जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च वायु दाब होता है। कहां पे बात हो रही है? जब दक्षिण प्रशांत महासागर के यानी कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब क्या होता है? तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में क्या होता है? निम्न दाब होता है। तो अब भाई दक्षिणी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग से हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग की तरफ पवनें आएंगी, ठीक है। और कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। पहले क्या हो रहा था कि दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब का क्षेत्र था, ठीक है। क्या था? पूर्वी भाग में उच्च दाब का क्षेत्र था, और तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब का क्षेत्र था। यानी कि ये अपना दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग से हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग की तरफ हवाएं आएंगी। अब कुछ विशेष वर्षों में इसकी स्थिति, वायु दाब की स्थिति पलट जाएगी, इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। ये जो स्थिति है इसके सीधे विपरीत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो विपरीत स्थिति? इसकी विपरीत स्थिति हमें कहाँ दिखाई देगी? इधर दिखाई देगी, ठीक है। तो कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाएगी और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि अब हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र, पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा उच्च दाब का क्षेत्र और यहाँ पर ये निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि अब हवाएं जो हैं, हवाएं हिंद महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ जाएंगी और दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ये जो नियतकाल परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जिस तरीके की अवस्था थी अब ठीक विपरीत इस तरीके की अवस्था हो जाएगी। तो दाब की, यानी कि निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो परिवर्तन हो रहा है, तो दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, क्लियर हुआ सभी को? चलिए मानसून का आगमन एवं मानसून की अब अपन वापसी की बात करें तो मानसून का समय जो है जून के आरंभ से, मानसून का समय कब से कब तक होता है? मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर, जून के शुरुआत से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच का होता है, ठीक है। लगभग 3 से 4 महीनों तक का समय होता है मानसून का। कब से कब तक? जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। और
इसके आगमन के समय, मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। जब मानसून आता है तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और लगातार कई दिनों तक बारिश जो है वो जारी रहती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना कहा जाता है। इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। तो मानसून के आगमन की बात हो गई। अब देखें मानसून के आगमन को और आगे देखें तो सामान्यतया जून के प्रथम सप्ताह में, कब? जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से, कहां से भाई? ये है अपना भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर। कहां से प्रवेश करेगा? दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है और इसके बाद ये दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में? इसके बाद यह दो भागों में बट जाता है, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अरब सागर शाखा में और बंगाल की खाड़ी की शाखा में जो है बट जाएगा। ठीक है, और अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास जो है मुंबई पहुंचती है। अरब सागर शाखा जो है 10 दिन के बाद कहां पहुंचेगी? मुंबई पहुंचेगी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्या क्या बातें सीख ली मानसून के आगमन में? कि सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। अपन सुनते हैं कि सबसे पहले केरल में आता है मानसून और इसके बाद यह प्रवेश करते ही दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। और अरब सागर की शाखा में प्रवेश करते हुए लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास जो है मुंबई पहुंच जाता है और बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है मानसून को लेते हुए तथा जून के प्रथम सप्ताह में कहां पहुंच जाती है? ये असम पहुंच जाती है। अब देखें आगे, ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती हैं। भाई असम तक पहुंच चुका है, ये देखें इस तरफ से ये असम तक पहुंच चुका है। ठीक है, और इधर पे देखें ये मुंबई तक पहुंच चुका है। अब क्या बात की कि ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ पहुंच जाती। भाई यहां से ऊंचे पर्वत स्टार्ट हो गए हैं, गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाएंगी। अब ये रहा अपना गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा के मैदान की तरफ जो है मुड़ जाएंगी और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाएगी। मध्य जून तक अरब सागर शाखा की बात हो रही है। अब ये अरब सागर शाखा कहां कहां तक पहुंच जाएंगी? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में, कच्छ और देश के मध्य भागों में भी पहुंच जाएगी। क्लियर हो रही है बात? फिर देखें, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों शाखाएं अब अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, ये देखें भाई धीरे धीरे इस तरीके से जा रहा है और ये अपना है गंगा का मैदान पूरा। ठीक है, ये है अपना गंगा का मैदान। तो ये जो है इधर जाके जो है मिल जाएंगी। कब मिल जाएंगी? दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो गंगा के मैदान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग है, उसमें आपस में मिल जाएंगी। और दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, दिल्ली में किससे होगी भाई? दिल्ली में बंगाल की खाड़ी की शाखा से, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है असम तक पहुंची और ऊंचे पर्वतों के कारण जो है यहां से मुड़ गई गंगा के मैदान में और ये पहुंची दिल्ली। ठीक है, कहां पहुंची? ये पहुंची दिल्ली। तो कब पहुंच रही है मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से? जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक दिल्ली में भी बारिश होने लगती है। ये बातें हो गई अपनी मानसून के आगमन के बारे में। अब देखें, अब जुलाई के प्रथम सप्ताह की बात करें, जून गुजर चुका है,
जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। फिर से अपन इसको बना लेते हैं। यहाँ से जो है सबसे पहले यहाँ से दो भागों में बटी थी, मुंबई तक पहुंची थी, यहाँ से बढ़ के असम तक पहुंची थी, ऊंचे पर्वतों के कारण गंगा के मैदान की तरफ मुड़ गई थी, यहाँ पे दिल्ली तक अपन ने बात कर ली थी, और ये वाला अरब सागर वाला गुजरात और मध्य भारत तक पहुंच चुका था। इस तरीके से मध्य भारत तक पहुंच चुका था। और बात हो रही है अब जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून कहां पहुंच रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग जो है, ये देखें, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, और पूर्वी राजस्थान जो है, ये देखें, ये रहा अपना पूर्वी राजस्थान, इस तरीके से पहुंच जाती है। उसके बाद देखें मध्य जुलाई तक मानसून जो हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून, भाई इधर जाके तो ये मिल जाते हैं गंगा के मैदान में, ठीक है। फिर मध्य जुलाई तक मानसून जो है हिमाचल प्रदेश, ये रहा अपना हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में भी पहुंच जाता है। फिर मानसून की वापसी की अब यहां से बात चालू हो जाती है। तो मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है। मानसून अभी पहुंचा है हर जगह, अब मानसून की वापसी की बात होगी तो मानसून की वापसी जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से, किन राज्यों से? ये हो गया अपना उत्तर, ये हो गया अपना पश्चिम, ये हो गया अपना दक्षिण, और ये हो गया अपना पूरब, ठीक है। तो मानसून की वापसी जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से कब प्रारंभ हो जाती है? सितंबर में। उत्तर पश्चिमी राज्यों से, यानी कि इन राज्यों से जितने उत्तर और पश्चिम में है, ये देखें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जयपुर, राजस्थान, उदयपुर, गुजरात, जितने उत्तर पश्चिमी राज्य हैं उनसे ही वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कब? सितंबर में प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि ये जो मानसून है कब से कब तक रहता है? आधे जून से, मध्य जून से सितंबर तक रहता है। फिर देखें मध्य अक्टूबर तक, अक्टूबर के मध्य से जो है मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरफ से पीछे हट जाता है। जहां से गया था उसी रास्ते जो है वापस आ जाएगा। तो मध्य अक्टूबर तक मानसून जो है प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके उत्तरी भाग से, ठीक है, ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग से पूरी तरह से वापस जो है इस तरीके से पीछे हट जाएगा। अब देखें आगे, प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में, प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में, प्रायद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, नीचे का भाग है, उसके आधे भाग में वापसी की गति जो है बहुत तेजी से होती है। यानी कि वहां से, यहां से मानसून लौटना शुरू हुआ और यहां से जो है तेजी से मानसून वापस भाग जाता है। तो दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। यानी कि शुरुआती दिसंबर के शुरुआती दिनों में ही पूरे देश से मानसून पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये हो गई बात अपने मानसून की, मानसून का आगमन और मानसून का लौटना। अब बात करेंगे हम ऋतुओं की, ठीक है। तो देखें ऋतुएं, भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। कितनी ऋतुओं को? 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। वो 4 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं? शीत ऋतु, पहली बात है शीत ऋतु, दूसरी बात है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी बात है कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। भारत में कितनी ऋतुओं को पहचाना जा सकता है? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। कौन कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल है, ठीक है। अब देखें शीत ऋतु की अब हम सबसे पहले बात करें। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु का शीत ऋतु का काल या समय कब से कब तक का रहता है? उत्तरी भारत में शीत ऋतु जो है मध्य नवंबर से
मध्य नवंबर से आरंभ होकर कब तक रहती है, फरवरी तक रहती है। और भारत के उत्तरी भाग में, ऊपरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ठीक है, और तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर, ये हो गया अपना दक्षिण और ये हो गई अपनी उत्तर दिशा, ये हो गई अपनी उत्तर दिशा। क्या बात कही गई है कि तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर घटता जाता है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाएगा, यानी कि उत्तर की तरफ उत्तरी राज्य, जितने भी भारत के उत्तरी राज्य हैं, उन भागों में दिसंबर और जनवरी में क्या होगा, सबसे ज्यादा ठंड होगी। उसके बाद देखें पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पूर्वी तट की बात करें, अब हम, तो पूर्वी तट में क्या होगा, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान जो है, यहां पे ये है अपना पश्चिमी तट, ये है अपना पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि उत्तरी मैदान में कितना रहता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तरी मैदान की हम बात करें, जो भारत का उत्तरी मैदान है, तो उत्तरी मैदान में कितना रहता है, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यानी कि स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो तापमान हमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्वी तट में चेन्नई के पास का तापमान हम देखें तो कितना दिख रहा है, 24 डिग्री से 25 डिग्री दिख रहा है। वहीं ऊपर की तरफ देखें तो 10 डिग्री से 15 डिग्री तक ही दिख रहा है उत्तर के मैदान में। अब देखें आगे, दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। किसमें, शीत ऋतु में दिन हल्के गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। और उत्तर में तुषारपात जो है सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। उत्तर में तुषार तो होता है, ठीक है, और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात ही होता है, यानी कि बर्फबारी होती है, बर्फ की वर्षा होती है। और शीतकाल में वर्षा की अब हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं। शीतकाल में वर्षा की अब हम बात करें तो शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट या मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महावट या मावट कहा जाता है। तो शीतकाल में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर मावट कहा जाता है कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, पहला ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शीतकाल में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट या महावट। और शीतकाल में होने वाली वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रबी की फसलें जो कि ठंड के मौसम में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और उधर मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो उन फसलों को कौन सी फसलें कहा जाता है, रबी की फसलें, जैसे कि गेहूं, चना, ठीक है। तो इन फसलों के लिए जो है मावट नाम की जो वर्षा होती है शीतकाल में होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, वो रबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद देखें, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भाग है, जो भारत का प्रायद्वीप भाग है, शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि तापमान कितना दिखता है भाई, तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखता है। यानी कि शीत ऋतु दक्षिणी भाग में, प्रायद्वीपीय भाग में स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती। उसके बाद देखें, समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण, इसके समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। क्या बात कही गई है, समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में
ना के बराबर परिवर्तन होता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण अब भाई समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलेंगी, यानी कि यहां से यहां की तरफ जो है पवनें चलेंगी, दोनों तटों से चलेंगी। ठीक है, तो समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। कहां पे? अपने प्रायद्वीपीय भारत की अब हम बात करें तो। ठीक है, अब देखें आगे ग्रीष्म ऋतु की बात करें। ग्रीष्म ऋतु तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण, सूर्य के उत्तर की ओर गति के कारण, आभासी गति के कारण कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि सूर्य उत्तर की तरफ गति कर रहा है। तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ जो है खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में भीषण ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से कब तक के महीनों में ज्यादातर होती है? मार्च से मई तक के महीनों में ग्रीष्म ऋतु होती है। और मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। दक्कन के पठार की बात करें, इधर है अपना दक्कन का पठार जो कि लगभग इस तरीके की कुछ त्रिभुजाकार आकृति में है। यह है अपना दक्कन का पठार। किस आकृति में है? त्रिभुजाकार आकृति में है। तो मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान कितना हो जाता है? इसका तापमान हो जाता है 38 मार्च के महीनों में। फिर अप्रैल मई में और ज्यादा बढ़ता जाएगा और अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ की हम बात करें, यह अपना गुजरात मान के चलते हैं अपन, एक सेकेंड। ये जो अपना गुजरात वाला इलाका है और ये जो अपना मध्य प्रदेश है इधर पे, ठीक है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश अप्रैल में कितने डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं? दोनों राज्य जो हैं 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। गर्मी की बातें हो गई कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पे उत्तरी भारत की बात हो रही है, उत्तर की तरफ की बात हो रही है। तो मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। और अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान कितना हो जाता है? 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए अब देखें अपन आगे, मई के महीने की बात करें तो मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान, देश के किन भागों का तापमान? उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान, उत्तर पश्चिमी, देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान। ठीक है, तो मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान कितना हो जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहां से यहां तक का जो प्रायद्वीपीय भारत है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय से कहते हैं वह भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो। ये भाग एक तरफ स्थल से घिरा है और तीन ओर समुद्र से घिरा है। तो प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान जो है कम हो जाता है। समुद्री प्रभाव है, ठीक है, तो तापमान यहाँ पे कैसा रहता है? यहाँ पे कम रहता है। और मई के अंत में, मई महीने के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर, उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर कहाँ? राजस्थान में जो मरुस्थलीय एरिया है, तो थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में, ठीक है, थार के मरुस्थल से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में, ठीक है, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में, ये हो गया अपना पूर्व और ये हो गया अपना दक्षिण। तो पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में क्या होगा? पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक। कहां तक? पटना और छोटा नागपुर पठार तक। यहां पे देखें तो पटना और छोटा नागपुर पठार तक, ठीक है, पटना और छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है।
और लू, अब लू की बात करें भाई, गर्मी की ऋतु की बात हो रही है, तो लू क्या है भाई, एक प्रकार की गर्मी में चलने वाली एक गर्म हवा है, गर्म पवन है। तो लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। लू किसे कहते हैं? धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। ठीक है, कहाँ पे? भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। ठीक है, हो गई बात क्लियर कि मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान कितना रहता है? 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत में, ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है, चारों तरफ समुद्र से घिरा, तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण जो है तापमान कम होता है। और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर का पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर लू की बात करें तो लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। लू क्या होती है? एक धूल भरी गर्म और शुष्क हवा है या शुष्क पवनें हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर में एवं उत्तर पश्चिमी भागों में जो है चला करती है। क्लियर हो गई बात? अब देखें आगे। उत्तरी भारत में मई के दौरान सामान्यतया धूल भरी आंधियां आती हैं। उत्तरी भारत की बात हो रही है, ये हो गया उत्तर। तो उत्तरी भारत में मई के महीने में जो है धूल भरी आंधियां चलती हैं और ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को जो है थोड़ा कम कर देती हैं। कब आती है ये आंधी? मई के महीने के दौरान। और कहाँ? उत्तरी भारत में सामान्यतया मई के दौरान धूल भरी आंधियां आती हैं और ये अस्थायी रूप से हमें आराम पहुंचाती, स्थायी रूप से नहीं लेकिन मई के अंत तक हमें थोड़ा थोड़ा आराम दिखने लगता है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा को लेके आती हैं। ठंडे समीर यानी कि ठंडी हवा और हल्की वर्षा को लेके आती हैं। उसके बाद देखें, इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है गर्मी में, मई के महीनों में। और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, हर जगह नहीं, ठीक है, हर जगह नहीं होती लेकिन होती है। और वैशाख के महीने में होने के कारण, ठीक है, हिंदी माह का एक महीना है वैशाख का महीना, ठीक है। तो वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से क्या कहा जाता है? काल वैशाखी। काल वैशाखी का आपने नाम सुना होगा। काल वैशाखी क्या है कि तीव्र हवाओं के साथ गरज के साथ मूसलाधार वर्षा हो, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया है? पश्चिम बंगाल में क्या कहा गया? काल वैशाखी। वैशाखी नाम कहां से जुड़ा? क्योंकि ये वैशाख के महीने में हिंदी महीने जो 12 महीने होते हैं, ठीक है, जैसे कि चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, तो मई माह में अधिकतर जो है अपना वैशाख का महीना पड़ता है। तो वैशाख के महीने में होने के कारण वैशाख के महीने में यह प्रक्रिया होती है कि तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से क्या कहा जाता है? वैशाखी कहा जाता है, ठीक है। बात हो गई क्लियर? चलते हैं अब आगे। अब देखें ग्रीष्म ऋतु के अंत में, कब? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः मानसूनी वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु का जब अंत समय आ जाता है, यानी कि मई का आखिरी और जून के शुरुआती दिन, तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती, मानसून तो नहीं आता, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है। कौन से एरिया में? केरल और कर्नाटक के एरिया में। क्लियर हुई बात आम्र वर्षा की भी? तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में क्या होता है? कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। मानसून के पहले होने वाली वर्षा पूर्व मानसूनी वर्षा होती है और इसके कारण जो है आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अब चलते हैं आगे।
ग्रीष्म ऋतु की बात हो गई। अब बात करेंगे हम वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन की बात करेंगे। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन तो जून के प्रारंभ में, कब? जून महीने के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था हो जाती है। कब? जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में, ये जो उत्तरी मैदान का भाग है, इस उत्तरी मैदान में, ठीक है, मानसून के आगमन की बात हो रही है। ठीक है, तो जून के प्रारंभ में उत्तरी भाग में निम्न दाब की अवस्था जो है तीव्र हो जाती है और ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें, ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो हैं दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो हैं दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं और चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। कौन सी पवनें? ये जो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें हैं जो कि दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, गर्म कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं और ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लेके आती हैं। भाई, गर्म महासागरों के ऊपर से होके गुजर रही हैं, यानी कि अपने ऊपर गर्म महासागर है, यानी कि वाष्पीकरण की दर तीव्र होगी। वाष्पीकरण की दर तीव्र होगी यानी कि हवा में नमी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या लेके आती हैं? आर्द्रता या नमी लेके आती हैं। फिर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दो भाई, उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दो, ये वाला जो भाग है उत्तर पूर्वी, ये वाला भाग है वो छोड़ दो। तो उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। अब ये अपन ने मानसून के आगमन के बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किस तरीके से मानसून आता है। तो दक्षिणी भाग से शुरू होता है भाई, देखो 1 जून दक्षिणी भाग से शुरू हो रहा है, दक्षिणी भाग में हो गया, यहां से जो है 2 शाखाओं में बट जाता है। ठीक है, ये देखें 2 शाखाओं में बढ़ गया। 1 जून को इधर केरल में था, 5 जून को इधर पहुंचा, 15 जून को इधर पहुंचा, साथ में इधर भी पहुंच गया, 10 जून को इधर पहुंचा। ठीक है, ये देखें 15 जून को इधर पहुंच गया और ये शाखा देखें इधर से बटी, ये इधर से बटी। ठीक है, 1 जून को इधर देखें, 5 जून को इधर देखें, 5 जून को ही इधर और 1 जून को ही इधर से इधर पहुंच गई। इस तरीके से आप देखते जाएं। फिर ये बीच में से निकलती हुई इधर पहुंच जाती है। ये क्या है? सब मानसून के होने की घटनाएं ही हैं। तो उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग बस छोड़ दो, ये मानसूनी पवनें देश के भाग में लगभग 1 महीने में जो है पूरी तरीके से पहुंच जाती है। ये देखें 1 जून और ये देखें 1 जुलाई, तो देश के पूरे भाग में पहुंच जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखें दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। दक्कन के पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। ये क्षेत्र जबकि वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। यहाँ से जो दक्कन का पठार है जो लगभग ऐसा त्रिभुजाकार है और मध्य प्रदेश, ठीक है, तो कहाँ गया अपना दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है और ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। इस मौसम की, बारिश के मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है और खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में आपने पढ़ा होगा कि मासिम राम देश का एक ऐसा स्थान है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में गारो, खासी, जयंतिया, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? 3 मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया। तो खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिम राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक औसत वर्षा कहां होती है? खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में, मेघालय में स्थित मासिम राम में। अब देखें गंगा की घाटी में, गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वर्षा की मात्रा घटती जाती है और मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम।
यानी कि वर्षा में विराम उत्पन्न हो जाता है। ये बात हो गई अपनी मानसून की। फिर देखें दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसूनी वर्षा जो है एक समय में सिर्फ कुछ दिनों तक ही होती है और मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसून का लौटना, मानसून का गर्त यानी कि नीचे गिरना मानसून का गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। और उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी, क्या बात कही गई है, उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। कौन? उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति किसको निर्धारित करती है? मानसूनी वर्षा की मात्रा की मानसूनी वर्षा कितनी मात्रा में होगी और कितने समय तक होगी। क्लियर हुई बात? अब देखें ये जो निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है, यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को जो है पार कर जाता है। जो निम्न दाब का क्षेत्र है जो कि क्या निर्धारित कर रहा था? निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति क्या निर्धारित कर रही थी? मानसून की मात्रा, मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित कर रही थी। तो यह निम्न दाब का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को जो है पार कर जाता है और मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? मानसून की अनिश्चितता। मानसून निश्चित प्रक्रिया नहीं है कि हर वर्ष एक सा मानसून आएगा, हर वर्ष एक समान मात्रा में बारिश होगी। निर्धारित कौन करता है? निम्न दाब क्षेत्र की तीव्रता और आवृत्ति मानसून की मात्रा और समय अवधि को निर्धारित करती है। तो मानसून यानी कि निम्न दाब की तीव्रता कितनी है और आवृत्ति कितनी है, ठीक है। तो किसी वर्ष उसी निम्न दाब की तीव्रता और आवृत्ति के कारण ही प्रत्येक वर्ष समान बारिश नहीं होती है। किसी वर्ष कम होती है, किसी वर्ष पर्याप्त होती है, किसी वर्ष आवश्यकता से अधिक होती है। तो किसे मानसून की अनिश्चितता के लिए जाना जाता है? निम्न दाब के क्षेत्र की तीव्रता और आवृत्ति को। और यह निम्न दाब का क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को जो है पार कर जाता है। अब देखें शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, क्या बात कही गई है? शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में जो है भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ जाता है। मानसून की अनिश्चितता है और शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भिन्नता होती है। इसी वजह से यानी कि अलग अलग जगहों पर शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति अलग अलग है, समय काल के अनुसार अलग अलग है और इसी के कारण अगर एक भाग में बाढ़ आ सकती है तो दूसरे भाग में सूखा भी हो सकता है। निम्न दाब की तीव्रता के कारण, आवृत्ति के कारण जो है किसी भाग में ज्यादा बारिश होगी, यानी कि तीव्रता या आवृत्ति जहां ज्यादा है वहां पे बारिश ज्यादा होगी, जहां पे कम है वहां पे सूखा भी हो सकता है, यानी कि बारिश होगी ही नहीं। तो ये परिस्थितियां जो है किसको निर्धारित करती हैं? मानसून की अनिश्चितता को। यही परिस्थितियां जानी जाती हैं मानसून की अनिश्चितता को। इसलिए मानसून को क्या कहा गया है? कृषि के लिए जुआ कहा गया है। जरूरी नहीं कि हर वर्ष मानसून पर्याप्त मात्रा में ही हो। चलिए अब चलते हैं आगे। मानसून की वापसी की बात कर लें अब हम। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। मैप में देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया है भारत मानसून का अंत, ठीक है। मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम। मानसून आया, मौसम कैसे परिवर्तित होगा, मानसून वापस कैसे लौटेगा। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर जो है शिथिल हो जाता है। किन महीनों में? अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, किसके कारण? सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त
जो है उत्तरी मैदानों के ऊपर जो है शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर, ये अपने उत्तरी मैदान है, इनके ऊपर जो है शिथिल पड़ गया और यहां पर जो है उच्च दाब प्रणाली बन जाएगी। निम्न दाब प्रणाली का स्थान कौन ले लेगा? उच्च दाब प्रणाली ले लेगी और दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से ही मानसून प्रवेश कर रहा था, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे जो है पीछे की ओर हटने लगते हैं और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें, अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से जो है हटने लगती हैं, उत्तर के मैदान से जो है हटने लगती हैं, वापस आने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद देखें अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर नवंबर का महीना कैसा होता है? गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आखिरी में, सितंबर के आखिरी में और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में थोड़ी थोड़ी गर्मी का आभास होता है, तो उसे क्या कहा गया? गर्म वर्षा ऋतु कहा गया है। तो अक्टूबर और नवंबर का महीना किस में परिवर्तित हो रहा है? गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तित होता है। नवंबर में जो है हमें ठंड लगने लगती है। फिर मानसून की वापसी होने से, मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। मानसून वापस हुआ, आसमान साफ हुआ, तापमान धीरे धीरे बढ़ा। अक्टूबर में दिन का तापमान इस समय उच्च होता है और रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं और उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम जो है असह्य हो जाता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण आप देखें तो सितंबर के आखिरी में और अक्टूबर के शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें कैसा होता है? उच्च तापमान होता है और आर्द्रता होती है, तो उस अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, यानी कि हमें थोड़ी उमस जैसा मौसम लगने लगता है। इसे सामान्यतया क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। कौन सा महीना? क्वार का महीना। हिंदी महीने जो होते हैं उनमें एक महीना होता है क्वार, दीपावली के पहले का, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। और अक्टूबर के उत्तरार्ध में, अक्टूबर के शुरुआत में, विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान जो है तेजी से गिरने लगता है और चक्रवात सामान्यतया भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात सामान्यतया भारत के पूर्वी तट को पार कर जाते हैं, भारत का जो पूर्वी तट है उसको पार कर जाते हैं, जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर जो है इस तरीके के चक्रवात आते हैं। किन किन में? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। फिर यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस तरफ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं और कोरोमंडल तट पर, कहां पे? तमिलनाडु के पास कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों के माध्यम से होती है। अब वर्षा के वितरण की अब हम बात करें। ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली, वर्षा ऋतु की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वर्षा के वितरण की। वर्षा का वितरण तो पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में, कहां कहां? पश्चिमी तट के भागों और कहां पे? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में यानी कि इधर पे उत्तर पूर्वी भारत में लगभग कितनी वर्षा होती है? 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, कितनी? लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये देखें आप, ये जो है पश्चिमी तट और ये पूर्वी, कौन सा भाग? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत की अपन बात करें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत की हम बात करें तो कितनी बारिश होगी? यहाँ पे लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, एक बात हो गई क्लियर। पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये देखें भाई,
ठीक है, 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कहां कहां? पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। और इससे सटे इधर देखें, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पे होती है। ये वाला भाग देखें, 60 सेंटीमीटर से भी कम, यानी 40 से 60। और दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में और सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा जो है समान रूप से कम होती है। फिर देखें, जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा कम होती है। जम्मू कश्मीर के हम लेह भाग की बात करें तो लेह में भी जो है, लेह में भी वर्षण की मात्रा कम होती है। और देश के शेष हिस्से में, देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा जो है, जैसे ये वाला भाग लें, 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, वर्षा की मात्रा जो है मध्यम रहती है। देश के शेष भाग की हम बात करें जैसे, तो देश के शेष भाग में वर्षा की मात्रा कैसी रहती है? मध्यम वर्षा होती है। उसके बाद देखें, हिमपात। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है, यानी कि बर्फबारी, बर्फबारी या बर्फ का गिरना, या हिमपात, हिम यानी कि बर्फपात यानी कि गिरना, तो हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। और मानसून की प्रकृति के कारण, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में जो है भिन्नता होती है। क्या बात की गई है कि मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। जरूरी नहीं कि पहले वर्ष में जिस तरीके की बारिश हुई, जितने सेंटीमीटर बारिश हुई, जितने सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई, उतनी ही मान लो कि 2022 में जितनी हुई उतनी ही मान लो कि 2023 में भी उतनी ही होगी। तो मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में जो है भिन्नता पाई जाती है। अब देखें, वर्षा की विषमता, वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। क्या? वर्षा की विषमता कहां कहां पाई जाती है? निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। यानी कि वर्षा कम किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में जो है कम वर्षा पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर वर्षा की विषमता जो है हमें अधिक देखने को मिलती है। ये बात हो गई अपने पूरे भारत में वर्षा के वितरण की। अब हम बात करेंगे मानसून एकता का परिचायक। मानसून एकता का परिचायक किस तरीके से है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, बिल्कुल करता है। अभी अपन ने बात करी थी कि उत्तर में जो अपना हिमालय स्थित है, उत्तर में जो अपना इस तरीके से हिमालय स्थित है उत्तरी भारत में, ठीक है, ये अपना उत्तरी भारत का लगभग नक्शा है। तो क्या बात की है? हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से, यानी कि इस तरफ से जो अत्यंत ठंडी पवनें आती हैं, ठीक है, यहाँ से जो है हिमालय हमारी रक्षा करता है। तो हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप, ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से, इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, ये हो गया अपना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव, यहाँ पे तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, ये हो गया अपना हिमालयी एरिया। इधर लिख देते हैं अपन इस तरीके से हिमालय, हिमालय, ठीक है, और ये हो गया अपना प्रायद्वीप। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक ठंडी पड़ती है, ठीक है।
मानसून एकता का परिचायक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण इस एरिया में ना तो अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, और भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। यहीं से शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है और इस तरीके से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी में बढ़ता हुआ देश के संपूर्ण भागों में वर्षा कराता है। और पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन, पवन की दिशाएं जो हैं अलग अलग ऋतु के अनुसार, अलग अलग मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। तो पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखें वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। बिल्कुल, मानसून का असमान वितरण है, यानी कि सभी जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है, और अनिश्चितता भी है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर वर्ष एक सी वार्षिक वर्षा हो, एक सी औसत वार्षिक वर्षा हो। और संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, चाहे संपूर्ण भारतीय भूदृश्य हो, चाहे भारत में रहने वाले जीव और वनस्पति हो, चाहे भारत का कृषि चक्र हो, भारत का मानव जीवन हो, भारत के त्योहार उत्सव हो, सभी इसी मानसून लय के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, अगर मानसून अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, पूरा साल सबका बहुत अच्छा जाएगा, सारी ऋतुएं बहुत अच्छे से होंगी। ठीक है, सबकी जो कमाई के साधन है, जैसे कृषि है, भाई मानसून अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो दूसरे जो इससे अन्य संबंधित दूसरे क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो भी अच्छे होंगे, लोग हर तरीके से अपनी खुशी मना पाएंगे और मौसम भी वर्ष भर एक सा रहेगा। उसके बाद देखें, उत्तर दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। किसके आगमन की? मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। और ये मानसूनी हवाएं जो हैं हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को जो है एक सूत्र में बांधती हैं। इस तरीके से हमें मानसून की एकता का परिचय भारत में देखने को मिलता है। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। जलवायु आज अपन ने देखा, क्लास 9th का जो अपना चैप्टर है ज्योग्राफी का, सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का जलवायु, वो हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा। और भी अगर आप मैग्नेट ब्रेन के लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको वो सब कहाँ मिलने वाले हैं? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ई बुक्स और ई नोट्स दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, जो कि हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, CVT, NTSC ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो यहाँ भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।